बस यही रहेगा जी। रेडी जी 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 आए हैं इस पर क्या कहें? हिमाचल प्रदेश में हाल ही में 3 विधानसभा के उपचुनाव और 1 लोकसभा का उपचुनाव हुए हैं और जो जनमत आया है उसमें मैं उसका सम्मान करता हूं और जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व ने मिलकर के इस चुनाव को लड़ा है और बहुत बेहतर प्रदर्शन इसमें करने की कोशिश की है, लेकिन परिणाम हमारी आशा के अनुकूल नहीं रहे। लेकिन इससे जो चीजें हमको सीखने को मिलेंगी तो निश्चित रूप से उन बातों पर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे और राजनीतिक क्षेत्र में ये दौर सभी दलों के साथ इस तरह के आते रहते हैं, कभी जीत कभी हार, और आगे की रूपरेखा बनाएंगे और उस पर काम करके निश्चित रूप से 2022 का जो लक्ष्य है उसमें हम जीत कैसे सकते हैं, किस प्रकार हम जीत हासिल करें, उसके लिए कोई प्रयास में कमी नहीं छोड़ेंगे। और मंडी की जीत जहां तक हुई है और आज तक के इतिहास की सबसे कम अंतर वाली जीत हुई है। जीत हुई है लेकिन जश्न लायक जीत नहीं है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जनमत जो भी आया है उसको स्वीकार करता हूं और मैं इस बात को सुनिश्चित करूंगा, अपने पार्टी के नेतृत्व के साथ भी चर्चा करेंगे, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भी चर्चा करेंगे, कहां कमी रही, कहां कसर रही, इन सारी बातों को लेकर के जो उसमें आने वाले समय के लिए सुधार करने की दृष्टि से बातें आएंगी उस पर काम करेंगे। सर, इस चुनाव में महंगाई कितना क्रूशियल रहा है, क्योंकि आपने अभी फील्ड में जब देखा तो लोगों में रिएक्शन तो था महंगाई। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस ने महंगाई को बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और महंगाई मुद्दा थी और ये मुद्दा उनके हाथ में लगाई और इसी मुद्दे को लेकर के उन्होंने प्रमुख रूप से ये करने की कोशिश की। लेकिन ये भी बात सत्य है कि महंगाई सिर्फ हिमाचल में बढ़ी, ऐसा नहीं है, ग्लोबल इशू है। आज की तारीख में महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ी है और ऐसी चीजें जुड़ते जुड़ते हमारी क्षति हुई है। लेकिन मंडी लोकसभा सीट में जीत हार का अंतर बहुत कम रहा है। अभी भी वहां पर जो है वो काउंटिंग जो है क्लोज नहीं हुई है, लेकिन हम ये मान करके चल रहे हैं कि अंतर बहुत कम रहेगा। सर, इस तरह से आपने कहा कि 2022 का एक लक्ष्य रहेगा। कांग्रेस भी अब जो जीते हैं प्रत्याशी, उनका ये बयान आ रहा है कि 2022 का रास्ता कांग्रेस के लिए आसान हो गया क्योंकि सेमीफाइनल थे एक तरह से। तो स्वाभाविक रूप से अपनी बात वो कहेंगे। हमने ऐसे कई बार देखे हैं जब ऐसे बीच में दौर आए, चुनाव जीते लेकिन अंतिम चुनाव हार गए, और हमने ऐसे भी देखे कि बीच में ऐसे दौर आए, चुनाव हार गए लेकिन अंतिम चुनाव जीते हैं। ऐसे एक बार नहीं अनेक बार हुए हैं। ये क्या सत्य नहीं है कि पिछली बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ, वीरभद्र सिंह की सरकार को अभी 1.25 साल ही 1.5 साल का कार्यकाल हुआ था, 4 लोकसभा सीटें हारे हैं। पिछली बार लोकसभा का जो 2014 की अगर बात करूं मैं, उस वक्त कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, ताजा तरीन सरकार थी, और यहां सरकार के 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है। और स्वाभाविक रूप से 4 वर्ष के कार्यकाल के पश्चात थोड़ा इस तरह के कठिनाई आती है, वो आती है और उस बात को हमको स्वीकार भी करना चाहिए। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि हमारे पार्टी के नेताओं ने, सब लोगों ने बहुत बेहतरीन काम किया है। पार्टी के सभी साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं, पार्टी का नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं, और उसके साथ साथ में हाँ, पार्टी के अंदर जिन लोगों ने काम नहीं किया या भीतरघात की जो खबरें हम सुन रहे थे, कुछ की पुष्टि हुई है, कुछ की पुष्टि होनी बाकी है, उस पर पार्टी आगामी क्या करेगी इस बात पर सोचने का विषय जरूर होगा।
सर, जिस तरह से विकास के मुद्दे को लेकर आप जनता के सामने गए थे, क्या उस विकास जो 4 साल का आपका टेन्योर है, क्या उस पर महंगाई भारी पड़ी है? देखिए, मैं इस सारी चीज को लेकर के ये नहीं कहूँ, मुद्दा महंगाई था। महंगाई का एक बड़ा हथियार इन्होंने इस्तेमाल किया इस बार, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इस सारी चीज को अभी कहना उचित नहीं समझता, क्योंकि अभी तो परिणाम निकले ही हैं और मंडी की तो अभी गणना जो है वो मतगणना जो है अभी पूर्ण होने को बाकी है। अभी तक बैलेट पेपर का वो काउंटिंग का वो दौर चला है और मार्जिन जो है ये 5-7 हजार के बीच में रहने वाला, ऐसी उम्मीद है वहां पर। लेकिन ऐसी परिस्थिति में मैं कह रहा हूं कि क्या क्या फैक्टर्स रहे, इसमें एकदम हम कंक्लूड कर लें या निष्कर्ष पर पहुंच जाएं, वो उचित नहीं होगा। हम सारी चीजों को आराम से चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, कहाँ कमी रही पार्टी के स्तर पर, सरकार के स्तर पर, कहाँ ठीक पार्टी के स्तर पर करने की गुंजाइश है जगन, और कहाँ सरकार के स्तर पर ठीक करने की गुंजाइश है, उन सारी चीजों को। सर, मंडी में भीतर घात की भी आपने बात जिस तरह से मानी है, तो कई नेता जो पार्टी के भीतर है लेकिन प्रचार में नहीं आए या और कोई काम किया, क्या इस तरह की जो रिपोर्ट्स आई हैं उस पर पार्टी के ध्यान में सारे विषय हैं, इस बारे में अध्यक्ष जी बोलेंगे। लेकिन पार्टी के ऐसे कुछ लोग थे जो भीतर थे लेकिन भीतर नहीं थे, ये भी बात सत्य है। क्या आप मानते हैं जो डिसिडेंसी का नाम जो है वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण कारण रहा है? मंडी में खासतौर पर वीरभद्र सिंह का आपको लगता है कि जो एक मर्सी फैक्टर चला है? देखिए, डेफिनेटली वीरभद्र सिंह जी के प्रति सहानुभूति का इम्पैक्ट जो है वो कुछ इलाकों में देखने को मिला है, उसको हम मना नहीं कर सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि रामपुर में बड़ी लीड कांग्रेस की आई, किन्नौर में लीड आई, और हालांकि रोकने की कोशिश काफी की हमने, फिर भी जो है वो लीड वहां पर कांग्रेस की आई है। और उसी तरह से बरमौर में जो ट्राइबल का इलाका अन्नी में भी, तो इस सारी चीज को देखा गया है। वहां पर स्वाभाविक रूप से वीरभद्र सिंह जी के जाने के पश्चात एक इमोशनल कार्ड उनने इस्तेमाल किया। नहीं सर, लेकिन मंडी में हार के मतलब अंतर जो होगा रहने वाला है उससे डबल नोटा है, ये बड़ा हैरानी वाला है इस बार। और अगर नोटा वाला वोट नहीं होता, किसी भी दल में वो पड़ता, तो ये रिजल्ट कुछ और भी हो सकता है। निश्चित रूप तो से मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि नोटा का मेकल 12-13 हजार से ऊपर अकाउंट गया है और हार का मार्जिन इसका आधा है लगभग, जिस तरह इसलिए बहुत ये सोचने का विषय है। आपकी सरकार के 2 मंत्री मतलब रामलाल मार्कंडे जी हैं और गोविंद ठाकुर जी हैं, अपने विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त दिलाने में असफल रहे हैं। क्या मंत्रियों की परफॉर्मेंस को आप आंकलन करेंगे और उसके ऊपर निर्णय लेंगे? नहीं, देखो, मैं इस बात को लेकर के मैं यही कह रहा हूं कि अभी तो चुनाव के परिणाम आए हैं। सही मायने में आवश्यक ये है कि कारण क्या क्या रहे हैं, किस सीट में बढ़त मिली है, किस सीट में बढ़त नहीं मिली है, इन सारी चीजों का आकलन बाद में हम करेंगे, कारण क्या रहे होंगे। लेकिन सबसे पहले तो यही है कि कमी कहाँ छूटी है, कैसे छूटी है, जो नहीं छूटनी चाहिए थी, और उन सारी चीजों को जानने के बाद ही आगे बात करेंगे। जिस तरह से आपने कहा कि जो करंट रहा इस सब उपचुनाव के रिजल्ट में, अगर महंगाई की बात की जाए तो क्या बोल महंगाई के बारे में मैंने कहा ग्लोबल इशू है, महंगाई का इम्पैक्ट आज की तारीख में है, लेकिन उसके बावजूद में मैं कह रहा हूं कि भाई यही एकमात्र इसको हम कह रहे हैं कि यही एकमात्र मुद्दा है जिसके कारण। सर, इस नतीजे से 2022 का जो इलेक्शन है, इस नतीजे से वो कैसे बनेगा? मतलब आप क्या किन किन चीजों में करेक्शन करेंगे? क्योंकि कुछ चीजें तो हैं जो अभी सुधारनी पड़ेंगी, क्योंकि जो भी आपको संगठन के लेवल पे दिखा है अभी, क्योंकि जिस तरह से फतेहपुर में जो हुआ, फतेहपुर में बेशक वहां कैंडिडेट आपने मना लिए थे, लेकिन अंडर कटिंग तो नहीं रुकी। सेम अर्की में भी यही सिचुएशन है। तो 2022 से पहले क्या रोड मैप देख रहे हैं? मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोग जब चुनाव का ये दौर आता है टिकट मांगते हैं, और टिकट एक आदमी को मिलता है, हल्का फुल्का विरोध होता है, और कुछ लोग टिकट मांग रहे थे लेकिन उसके बावजूद टिकट नहीं मिला, उसके बावजूद उसने काम किया। लेकिन कुछ लोग जो है वो भीतर रह करके भी भीतर नहीं थे। तो ये सारी बात जरूर है, इस बात को पार्टी हाईकमान के समक्ष भी रखेंगे, पार्टी के संज्ञान में सारी चीजें हैं। सर, आप ये मानेंगे थैंक यू, मुझे इतना ही कहना है। बाकी अध्यक्ष जी, मेरा सवाल आपसे है, जब सरकार बनी थी तो पहले उपचुनाव हुए थे, तब भी बगावत हुई थी,
चाहे प्रसाद की बात हो चाहे धर्मशाला की बात हो, इन चुनावों में भी बगावत हुई है। तो किस तरह, क्योंकि संगठन आप देखते हैं, बगावत को आप कैसे रोकेंगे? क्योंकि अगले साल आम चुनाव है, ये जरूरी नहीं है कि आप अनुशासन का पाठ सबको पढ़ाएंगे। हो सकता है जिनके टिकट हटेंगे वो निर्दलीय खड़े होंगे। आप कैसे इस चीज को कैसे काबू करेंगे, इसके ऊपर जवाब दीजिए। देखिए, आज अभी नतीजे आ ही रहे हैं और हम सारे इस इलेक्शन की समीक्षा करेंगे। जहां तक बगावत की बात है, उसके लिए जो भी कदम कड़े निर्णय लेने की आवश्यकता होगी हम निर्णय लेंगे। और इस प्रकार जो अभी हम समीक्षा करने के बाद जहां जहां किस प्रकार से क्या कारण रहे हैं, सभी का जो है उसके बारे में विस्तृत जानकारी लेकर जो भी कदम उठाए जाने की आवश्यकता होगी हम उठाएंगे। सर, जुगल कोटखाई के नतीजे के बाद क्या पार्टी को कुछ फीडबैक देंगे यहाँ से कि परिवारवाद की परिभाषा को परिभाषित करने की जरूरत है? और निश्चित रूप से जिस प्रकार का नुकसान हमको जुगल कोटखाई में हुआ है उसकी भी समीक्षा हम करेंगे। और जैसा कि वहां देखा गया कि हमारा पूरा संगठन ही वहां एक तरह से तहस नहस हो गया था। एक तो हम अपना संगठन पुनः वहां पर हमारा खड़ा हो जाए ताकि 2022 को जो हम लेकर चल रहे हैं उसको हम अच्छे ढंग से चुनाव को लड़ सकें। और बाकी भी जिस प्रकार की फीडबैक वहां से मिलेगी या अन्य क्षेत्रों की भी पूरी फीडबैक लेकर हम आगामी पूरे चुनाव के दौरान जुगल कोटखाई भी ये कहा जाता रहा है कि जो लोग निकाले गए हैं, जिन्होंने वर्कआउट किए, उनको पार्टी फुल टाइम द्वारा वापस नहीं लेंगे। क्या ये इस पर रिव्यू किया जाए कि नहीं? हम जो निर्णय लिया गया उसके ऊपर खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। जिन लोगों को निकाला गया उनको पार्टी में वापस नहीं लेंगे। मुख्यमंत्री जी, एक आखिरी सवाल जानना चाहेंगे। जो डिसीडेंट्स की आप बात कर रहे हैं, भीतरघात की आप बात कर रहे हैं, इसको जब आप रिव्यू करेंगे, क्या इसको सख्ती से निपटा जाएगा? क्या इससे संबंधित केंद्रीय नेतृत्व को भी रिपोर्ट सौंपेंगे? सो एज यू सेइंग कि 2022 महत्वपूर्ण है। देखिए, जब समीक्षा होगी तो तमाम सारी बातें होंगी उसमें, किसने क्या किया है, किसने किस प्रकार से काम किया है, भूमिका किस प्रकार से रही है, इन बातों का जिक्र तो पार्टी हाईकमान के समक्ष होगा, निश्चित रूप से होगा। लेकिन मैं अपने आप स्वीकार करता हूं, क्योंकि मैं बतौर मुख्यमंत्री सारे इस कैंपेन को लीड कर रहा था और मैं इस जिम्मेदारी को लेता हूं, सहज रूप से लेता हूं, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टी हाईकमान ने हमारे ऊपर सौंपी और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज करते हुए हमसे जो कमी रही है उसको सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए। मुझे तो सिर्फ इतना कहना है। सर, एक छोटा सा सवाल, आप लगातार कह रहे हैं कि जो जनता से जुड़े काम है, जनता के काम करती है, लेकिन डाउन द लाइन वो कई काम नहीं जा पाए हैं। ब्यूरोक्रेसी के लिए आपने लगातार भी कहा कि ब्यूरोक्रेसी को भी काम करना पड़ेगा। क्या सरकार ने जो काम किए, काम करने की कोशिश की, क्या ब्यूरोक्रेसी की वजह से वो काम कहीं जनता तक नहीं पहुंच पाए? क्या इसको लेकर भी निश्चित रूप से ब्यूरोक्रेसी में कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ लोगों की बातें इस तरह की हैं, उस पर निश्चित रूप से विचार करेंगे। सो थैंक यू।